हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है भाई सब लोगों के? सब बढ़िया? ओके, सो एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड देंगे मेरे को। ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़े थे? इफ़ यू रिमेंबर, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो फैक्टर्स थे वो पूरी तरह का क्या कर दिए थे, खत्म कर दिए थे। मतलब डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स ऑफ डिमांड हमने पूरी तरीके से क्या कर दिए थे, खत्म कर दिए थे। ओके, सो बस एक पार्ट छोटा सा बचा हुआ था हमारा पार्ट 1 में, अगर आप ध्यान से आपको याद होगा। सो एक सिंगल सा पार्ट बचा हुआ था, डेट इज डिमांड डिस्टिंक्शंस। एक छोटा सा टॉपिक है डिमांड डिस्टिंक्शंस, पार्ट ए में वो बचा हुआ था। उसके अलावा हमारा फैक्टर्स ऑफ डिमांड वगैरह पूरी तरीके से क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। सो पहले जैसे प्रथा है, लाइक शेयर कमेंट आप लोग कर लेना, ठीक है। और दूसरी मुद्दा कि सर रिवीजन, 2 मिनट रुक जाओ, रिवीजन के लिए रिवीजन कराता हूं मैं, जस्ट 2 मिनट रुक जाना। पहले हम लोग ये डिमांड डिस्टिंक्शंस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग पूरे चैप्टर की, मतलब पार्ट ए की, जैसे हम हर चैप्टर के बाद, हर पार्ट के बाद एक ब्लंट रिवीजन लेते ही है, तो हम इसकी भी क्या लेंगे, एक रिवीजन लेंगे। बट 1 मिनट के लिए आप रुक जाना कि तब तक हम लोग क्या पहले खत्म कर लेते हैं, डिमांड डिस्टिंक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। डिमांड डिस्टिंक्शन कंप्लीट करने के बाद, ये पार्ट कंप्लीट करने के बाद हम पूरे पार्ट की, पूरे चैप्टर की एक बार अच्छे से फिर से क्या लेंगे, रिवीजन लेंगे। ओके, चलो। सो आज का टारगेट हमारा बहुत छोटा सा ये टारगेट है कि डिमांड डिस्टिंक्शन कंप्लीट हो जाए और पार्ट ए की पूरी तरीके से क्या हो जाए, रिवीजन कंप्लीट हो जाए, सो दैट कल हम पार्ट बी क्या कर सके, स्टार्ट कर सके। ओके गाइस, तो बात आती है डिमांड डिस्टिंक्शन की कि व्हाट इज मीन बाय डिमांड डिस्टिंक्शन। भाई डिमांड डिस्टिंक्शन का मतलब हो गया कि हमने डिमांड के टाइप्स को बांटा हुआ है, अलग अलग तरीकों से डिमांड को हमने डिस्टिंग्विश किया हुआ है, बांटा हुआ है। कुछ हमने उसको टाइम के बेसिस पे बांटा है, कुछ हमने डिमांड को गुड्स के बेसिस पे बांटा है, कुछ हमने डिमांड को डिपेंडेंसी के बेसिस पे बांटा है, और कुछ हमने डिमांड को मार्केट के बेसिस पे क्या करा हुआ है, बांटा हुआ है। सो हम लोगों ने बेसिकली डिमांड को ये 4 टाइप्स में क्या कर रखा है, बांट रखा है। टाइम के बेसिस पे, दूसरा गुड्स के बेसिस पे, तीसरा डिपेंडेंसी के बेसिस पे, एंड चौथा अगर हम बात करें तो हमने काय के बेसिस पे बांटा हुआ है, मार्केट के बेसिस पे। सबसे पहली अगर मैं बात कर रहा हूं टाइम के बेसिस पे, तो टाइम के बेसिस पे डिमांड को हमने 2 टाइप में बांटा हुआ है, शॉर्ट रन डिमांड और लॉन्ग रन डिमांड। एक एक करके हम सबका मतलब समझेंगे कि सबके मतलब क्या है, ठीक है। दूसरा हमने बांटा हुआ है गुड्स को, गुड्स के बेसिस पे, दैट इज प्रोड्यूसर्स गुड्स, कंज्यूमर्स गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड, ये सब। फिर डिपेंडेंसी के बेसिस पे डिराइव डिमांड, ऑटोनोमस डिमांड, ठीक है। और उसके बाद मार्केट के बेसिस पे मार्केट डिमांड और कंपनी डिमांड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इन बेसिस पे हमने डिमांड को क्या कर रखा है, बांट रखा है अलग अलग पार्ट्स में। क्लियर? सो एक एक करके हम स्टडी करते हैं कि मतलब क्या है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ टाइम 2 टाइप की डिमांड होती है। टाइम के बेसिस पे अगर देखिए आप तो 2 टाइप की डिमांड होती है। फर्स्ट होती है शॉर्ट रन डिमांड और दूसरी होती है लॉन्ग रन डिमांड। पहले पढ़ते हैं फिर बात करते हैं। शॉर्ट रन डिमांड रेफर्स टू द डिमांड विद इट्स इमीडिएट रिएक्शन टू प्राइस चेंजेस, इनकम फ्लक्चुएशन एक्सेट्रा। इफ इलेक्ट्रिसिटी रेट्स आर रिड्यूस द एक्जिस्टिंग यूजर विल मेक अ ग्रेटर यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस। मतलब शॉर्ट रन डिमांड मतलब ये बहुत जल्दी इंपैक्ट दे देती है। मतलब प्राइस चेंज हुई ना, जैसे ही प्राइस चेंज हो रही है वैसे ही ये गुड्स की डिमांड, ये जो शॉर्ट रन गुड्स होते हैं, शॉर्ट रन डिमांड होती है, ये बहुत जल्दी उसकी वजह से क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मतलब बहुत फास्टली इसको क्या मिलता है, इंपैक्ट मिलता है। मतलब शॉर्ट रन की डिमांड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये लॉन्ग रन की डिमांड नहीं है, ये क्या है, शॉर्ट रन की डिमांड है, ठीक है। मतलब लॉन्ग रन और शॉर्ट रन, अगर मैं ज़्यादा डिटेल में तो जाऊंगा नहीं, इसको मैं प्रोड्यूसर चैप्टर में ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा, बट थोड़ा बहुत आपको मैं बता देता हूँ। लॉन्ग रन और शॉर्ट रन का मतलब ये होता है बेटा, जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो लॉन्ग रन मतलब लंबे समय तक, ठीक है, लंबे समय की डिमांड, और शॉर्ट रन मतलब फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज शॉर्ट रन डिमांड। हमने 5 दिन के लिए कुछ सेल लगा दिए तो वो क्या हो गया, शॉर्ट रन डिमांड। जैसे ही हमने सेल लगाया वैसे ही डिमांड में बहुत ज्यादा क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, तो दैट इज नथिंग बट व्हाट, शॉर्ट रन डिमांड, ठीक है। एंड नेक्स्ट होता है लॉन्ग रन डिमांड, वो थोड़ा सा अलग होता है। लॉन्ग रन डिमांड बात करते हैं, रेफर्स टू डिमांड एग्जिस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन प्राइसेस, promotion or product improvement. In case of reduction in electricity rates, more and more people will include to use electric appliances. देखो लॉन्ग रन डिमांड जो है वो बहुत हद तक प्राइस के ऊपर डिपेंड करती ही नहीं है। लॉन्ग रन में अगर हम डिमांड चेंज कर रहे हैं तो हम उसको प्राइस की वजह से ना बोलते हुए अपनी जरूरतों के हिसाब से हम डिमांड को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो शॉर्ट रन की डिमांड जो चेंज होती है वो चेंज होती है ऑन द बेसिस ऑफ what, on the basis of प्राइस, और ऑन द बेसिस ऑफ जो प्राइस ऊपर नीचे हो रही है, कम हो रही है और ज्यादा हो रही है, ठीक है। प्रोड्यूसर्स गुड्स एग्जांपल आपको दोनों के एक जैसे दिखेंगे लेकिन दोनों में फर्क है। यहाँ पे बोलता है इफ इलेक्ट्रिसिटी रेट्स आर रिड्यूस द एग्जिस्टिंग यूजर्स, जो एग्जिस्टिंग यूजर्स है विल मेक ज्यादा यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि इन केस ऑफ रिडक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी रेट्स मोर एंड मोर पीपल विल बी इंक्लूडेड टू इंड्यूस्ड
तो मतलब नए पीपल्स भी इसके अंदर क्या होंगे, लॉन्ग रन में जुड़ेंगे। अगर शॉर्ट रन की बात करो तो शॉर्ट रन में नए लोग कम जुड़ते हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग होते हैं वही इस चीज़ों की प्रोडक्ट की डिमांड क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में नए लोग भी क्या होते हैं, जुड़ते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे इमीडिएट रिएक्शन होता है। नेक्स्ट होती है गुड्स के बेसिस पे। गुड्स का बेसिस क्या है भाई, अलग अलग टाइप के गुड्स होते हैं, कुछ प्रोड्यूसर्स गुड्स होते हैं, कुछ कंज्यूमर गुड्स होते हैं, कुछ ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल होते हैं। मतलब क्या हो गया, प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब होता है मशीनरी, है ना, लोकोमोटिव, या लोकोमोटिव मतलब वो इंजन वगैरह, जो बड़ी बड़ी ट्रेन के डब्बे वगैरह हो गए, इंजन शिप वो होते हैं, ठीक है, शिप्स हो गई, मतलब जो प्रोड्यूसर गुड्स है। प्रोड्यूसर गुड्स मतलब जिसकी मदद से हम कुछ ना कुछ और गुड्स भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रोड्यूसर गुड्स। खासकर उसके अंदर बात आती है मशीनरी की, या बड़े बड़े गुड्स, शिप्स, ठीक है, ट्रेन के इंजन्स, दीज आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स गुड्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज विच आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, ऐसे गुड्स जो दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में क्या होते हैं, यूज होते हैं। अब प्रोड्यूसर गुड्स की जो डिमांड होती है ना, वो इतनी फ्रीक्वेंट नहीं होती है। आज मैंने एक मशीन खरीद ली, सो जरूरी नहीं है कि मैं 6 महीने बाद फिर से मशीन खरीदूंगा, ये 1 साल बाद मैं फिर से मशीन खरीदूंगा, इट इज नॉट पॉसिबल। 2 साल 5 साल तक मैं मशीन चेंज ही नहीं करूंगा। सो बेसिकली जो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं उसकी डिमांड ज़्यादा इजीली चेंज, ज़्यादा जल्दी चेंज नहीं होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ कंज्यूमर गुड्स की, तो कंज्यूमर गुड्स की डिमांड रेगुलर बेसिस पे रहती है, क्योंकि वो यूज होते हैं, कंज्यूम होते हैं, जल्दी खत्म हो जाते हैं। साबुन, कपड़े, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, फूड, प्रीपेयर्ड फूड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें जो होती है ये क्या हो गया, कंज्यूमर। क्योंकि कंज्यूमर गुड्स मतलब होता है जो गुड्स हम डेली डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, दैट टाइप ऑफ गुड्स आर कॉल्ड एज व्हाट, कंज्यूमर गुड्स। सो इनकी डिमांड जो रहती है वो रेगुलर बेसिस पे रहती है, वेयर प्रोड्यूसर गुड्स की डिमांड रेगुलर बेसिस पे नहीं रहती है। हमको तो सिर्फ इसका मतलब समझाया हुआ है और कुछ नहीं। अच्छा, कंज्यूमर गुड्स को भी आप डिवाइड कर सकते हैं, इट्स सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। One is durable consumer goods and another is non durable goods. ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल का मतलब होता है, ड्यूरेबल गुड्स की बात अगर मैं कर रहा हूं, सो ड्यूरेबल गुड्स का मतलब होता है जो लंबे समय तक गुड्स आपको क्या करते हैं, चल जाते हैं। जस्ट लाइक कार, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, रेडीमेड शर्ट, ठीक है, अम्ब्रेला, दीज आर कॉल्ड एज ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब ये होता है लंबे समय तक जो गुड्स क्या कर सकते हैं, हम इजीली यूज कर सकते हैं। देखो, प्रोड्यूसर गुड्स और ड्यूरेबल गुड्स में फर्क है। प्रोड्यूसर गुड्स दूसरे गुड बनाने में काम आते हैं, ड्यूरेबल गुड्स हाँ कंज्यूमर गुड्स है वो, लेकिन वो लंबे समय तक क्या होते हैं, चलते हैं, इसीलिए वो कंज्यूमर गुड्स को क्या बोला जाता है, उसको हम इतना फ्रीक्वेंटली नहीं खरीदते जितना हम नॉन ड्यूरेबल गुड्स को खरीदते हैं। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो ड्यूरेबल गुड्स को हम थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी हमारी कम होती है, फ्रीक्वेंसी एज इन उसको हम इतनी फास्टली नहीं खरीदते, इतने इमीडिएटली नहीं खरीदते हैं। एक बार खरीद लिए तो हम हर रोज शर्ट नहीं खरीदने जाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली प्रोड्यूसर गुड्स जो होते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स की अगर मैं बात करूं, वो भी सेम लाइंस पे होते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स जो होते हैं वो किसी गुड्स को बनाने में क्या होते हैं, यूज होते हैं, वेयर कंज्यूमर गुड्स कंज्यूम करने में, यूज करने में क्या होते हैं, काम आते हैं। तो दैट इज ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, एग्जांपल्स आपको दिए हुए। नेक्स्ट इज नॉन ड्यूरेबल गुड्स विच कैन नॉट बी कंज्यूम मोर देन वंस। अच्छा, ये जो है एक बार से ज़्यादा बार कंज्यूम करे जा सकते हैं, ये एक बार से ज़्यादा बार कंज्यूम नहीं करे जा सकते। आप कार एक बार चला के छोड़ दोगे ऐसा तो नहीं है, रेफ्रिजरेटर एक बार यूज़ करके छोड़ दोगे ऐसा भी नहीं है, ठीक है, आप उसको फ्रीक्वेंटली क्या करते रहोगे, यूज़ करते रहोगे। वेयर एज नॉन ड्यूरेबल गुड ज़्यादा में ज़्यादा एक बार या 2 बार आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते हो। सो एग्जाम्पल्स आर ब्रेड, मिल्क आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन ड्यूरेबल गुड्स, वेयर एज ड्यूरेबल गुड्स के एग्जाम्पल हो गए कार, रेफ्रिजरेटर, रेडीमेड शर्ट्स और अम्ब्रेलास। Are you getting my point? So this is the thing. Next, dependency. Derived demand is that a product is demanded consequent to the purchase of a parent product. देखो, डिपेंडेंसी का मतलब हो गया, ये डिपेंडेंसी और डिराइव डिमांड का मतलब क्या हो गया, ये जो डिमांड अराइज होती है, यानी ऐसे गुड्स जिनकी डिमांड अराइज हो रही है, किसी और गुड्स की डिमांड हम कर रहे हैं उसकी वजह से, या कुछ हम और काम करने जा रहे हैं उस वजह से इन गुड्स की डिमांड क्या हो रही है, डिराइव हो रही है। मेरे को फैक्ट्री बनाना है, फैक्ट्री बनाने के लिए मेरे को मशीनरी रिक्वायर्ड है, तो मशीनरी की डिमांड क्या हो गई, डिराइव डिमांड हो गई। मतलब क्योंकि मैं फैक्ट्री बना रहा हूं, मेरी फैक्ट्री बन रही है, सो उसके ऊपर डिपेंड, अगर मैं फैक्ट्री बनाऊंगा तो मेरे को मशीनरी की डिमांड होगी, मैं फैक्ट्री नहीं बनाऊंगा तो मेरी मशीनरी की डिमांड नहीं होगी। दैट मीन्स वो डिपेंडेंसी किस पे हो गई, फैक्ट्री बनाने या नहीं बनाने पे। Are you getting my point? तो that is called as what, derived demand on the basis of other goods। दूसरे गुड्स की डिपेंडेंसी की वजह से ये गुड्स की डिमांड क्या होती है, अदरवाइज नहीं होती है। That is called as what, derived
डिमांड. डिराइव्ड डिमांड इज दैट प्रोडक्ट डिमांडेड कॉन्सिक्वेंट टू द परचेस ऑफ अ पेरेंट प्रोडक्ट. किसी और प्रोडक्ट की वजह से इस प्रोडक्ट की क्या हो रही है, डिमांड हो रही है. एग्जाम्पल, डिमांड फॉर सीमेंट इज डिराइव्ड. सीमेंट की डिमांड डिराइव्ड है. अगर तुम बिल्डिंग बनाना चाह रहे हो, बिल्डिंग एक्टिविटी कर रहे हो, बिल्डिंग कोई बना रहे हो, तभी तुमको सीमेंट लगेगा, अदरवाइज तुमको सीमेंट नहीं लगेगा. तो क्योंकि तुमने बिल्डिंग बनाने का काम चालू करा, इसीलिए तुमको सीमेंट की डिमांड डिराइव्ड हुई, अदरवाइज सीमेंट की डिमांड नहीं होती. नेक्स्ट होता है ऑटोनोमस डिमांड. ऑटोनोमस डिमांड क्या होता है? ऑटोनोमस डिमांड इज दैट टाइप ऑफ अ प्रोडक्ट डिमांडेड इज एन इंडिपेंडेंट, whose डिमांड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिमांड ऑफ अदर गुड्स. ऐसे गुड्स की डिमांड जिसकी दूसरे गुड्स से कोई लेना देना नहीं है. मतलब ये इसकी डिमांड अराइज होंगी या नहीं होंगी, ये किसी और के ऊपर निर्भर नहीं करता है. ये इंडिपेंडेंट डिमांड है. ऑटोनोमस मतलब इंडिपेंडेंट डिमांड. ऐसा नहीं है कि भाई ये गुड्स की डिमांड होंगी तो ये गुड्स की डिमांड होंगी, ऐसा मतलब किसके ऊपर ये निर्भर नहीं करता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो डिमांड है ये किसी और गुड्स की डिमांड के ऊपर निर्भर नहीं करती है. दैट टाइप ऑफ डिमांड इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑटोनोमस डिमांड. मतलब इंडिपेंडेंट डिमांड है वो. और डिराइव्ड डिमांड का मतलब समझ में आया कि वो किसी के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है. अगर वो गुड्स की डिमांड होंगी तो ही हमको दूसरे गुड्स की डिमांड करेंगे, अदरवाइज हम डिमांड नहीं करेंगे. एंड लास्ट इज व्हाट? इंडस्ट्री डिमांड और कंपनी डिमांड. मार्केट के बेसिस पे दो टाइप की बात हो सकती है. फर्स्ट इज इंडस्ट्री की डिमांड हो सकती है और अनदर हो सकता है कंपनी डिमांड. अब ये क्या है? इंडस्ट्री डिमांड इज यूज्ड टू डिनोट द टोटल डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री. सबसे पहले तो आप इंडस्ट्री का मतलब समझो. इंडस्ट्री का बेटा मतलब होता है जो सिमिलर टाइप की कंपनीज होती है, जो सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स बेचती है, उनको एज अ होल, जो बेटा ये सब लिख के रखा करो, मेरी रिक्वेस्ट है, बाद में दिक्कत होंगी. जो सिमिलर टाइप की कंपनीज होती है, जो सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स बेचती है, ठीक है, उन या बनाती है, बेचती है, कुछ भी, ठीक है, उनको एज अ होल इंडस्ट्री कहा जाता है. जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए, हमारा एक, किसी और का, इसका, उसका, ऐसे 5-7 कोचिंग इंस्टीट्यूट को आप एक साथ बोलोगे तो आप बोलोगे ये कोचिंग इंडस्ट्री है. लोग ना इंडस्ट्री का मतलब ना गलत समझ लेते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक, इंडस्ट्री टू बी वेरी स्पेसिफिक, इंडस्ट्री का मतलब हो गया बोले. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि वो प्रोडक्शन करती है, गुड्स बनाने का काम करती है. जो गुड्स बनाने का काम करती है ना बोले, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री बोलते हैं. ऐसा नहीं है. जो गुड्स बनाने का काम करती है उसको हम इंडस्ट्री नहीं बोलते. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इंडस्ट्री का स्पेसिफिकली मतलब होता है, उनको भी बोल सकते हैं. जैसे टायर मैन्युफैक्चरिंग की 10-15 कंपनीज होंगी या 5-7 कंपनीज होंगी, ग्रुप ऑफ कंपनीज होंगी टायर मैन्युफैक्चरिंग की अलग अलग, ठीक है, तो एज अ ग्रुप उनको हम इंडस्ट्री बोल सकते हैं, वो दिक्कत नहीं है. लेकिन सर्विस वालों को भी इंडस्ट्री बोल सकते हैं, या गुड सेल वालों को, या ट्रेडिंग वालों को, या डिस्ट्रीब्यूशन वालों को. मतलब जहाँ सिमिलर टाइप के काम करने वाले 4-5 लोगों को एक ग्रुप बन जाए, ठीक है, उनको एज अ होल हमको डिनोट करना है. सो वील ऑलवेज से कि ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री है. टीचिंग इंडस्ट्री, ट्यूशन इंडस्ट्री, कोचिंग इंडस्ट्री, ठीक है, टायर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कार इंडस्ट्री. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? या पान इंडस्ट्री, या तुम्हारा बीटल नट इंडस्ट्रीज, ऐसे अलग अलग. कंपनी डिमांड डिनोट्स द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी. अच्छा, अब मैं इंडस्ट्री डिमांड की अगर बात कर रहा हूं तो वो बोलता है कि जो टोटल डिमांड एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री करेंगी. जैसे कोचिंग इंडस्ट्री है, कोचिंग इंडस्ट्री एक साथ, क्योंकि लॉकडाउन लग गया एक जमाने में, तो एक जमाने में जब लॉकडाउन लगा तो उस समय कोचिंग इंडस्ट्री की एक साथ कैमरे की डिमांड आ गई. बोले हम सबको ऑनलाइन पे शिफ्ट होना है. सो पूरी कोचिंग इंडस्ट्री एक साथ क्या डिमांड कर रही थी? कैमरे की डिमांड कर रही थी, वेब कैम्स, कैमरा, इनकी डिमांड कर रही थी, ताकि वो घर पहुंच सेवा दे पाए, है ना, होम डिलीवरी दे पाए, ठीक है, पढ़ाई की. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दैट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्री एज अ होल. व्हेनेवर वी टॉक्स अबाउट इंडस्ट्री एज अ होल, ठीक है, तो एक साथ अगर हम डिमांड कर रहे हैं इंडस्ट्री एज अ होल की, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इंडस्ट्री डिमांड. टोटल डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट की टोटल डिमांड जो फुल इंडस्ट्री कर रही है. जस्ट लाइक मैंने कैमरे का एग्जांपल आपके सामने अभी रखा. लास्ट पॉइंट इज कंपनी डिमांड. एट दैट कंपनी डिमांड डिनोट्स अ पर्टिकुलर, एक कंपनी की डिमांड. वर्चुअल प्रॉप्स इज डिमांडिंग कैमरा. वर्चुअल प्रॉप इज अ कंपनी, is demanding a camera. That is nothing but what? Company demand. That is nothing but what? Company demand. Tata particular company है, is demanding particular goods. So that is company demand. Are you getting my point? As simple as that. So it is as simple as that. Are you getting my point? So first जो basic वाला part था वो हमारा खत्म हो गया. नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में चालू करेंगे. बट ऑलवेज रिमेंबर, हमारी प्रथा है, जो लोग नए जुड़ते जाते हैं उनको बता दें, हमारी प्रथा है, हम लोग कितना भी वो चैप्टर की मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाए, हम फिर भी निगेटिव नहीं होने देते, ठीक है. हम वो चैप्टर को बार बार जरूर क्या करते, रिवाइज करते, ताकि हमारे दिमाग में वो 100% क्या हो जाए, उतर जाए, बैठ जाए, ठीक है. सो हम फिर से अभी क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी रिविजन स्टार्ट कर रहे हैं फॉर डिमांड बेसिक्स चैप्टर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो डिमांड चैप्टर की बात करते हैं. क्या होता था डिमांड? डिमांड का मतलब क्या था भाई? डिमांड का मतलब होता था व्हेनेवर डिमांड. अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिमांड जो है वो डिजायर से अलग है.
डिजायर डिमांड नहीं है। चलो मैं रिवीजन करने के लिए क्वेश्चन आपको पूछ लेता हूँ, आपको जमता है कि नहीं देखते हैं। आपने पढ़े हैं ना चैप्टर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं पढ़ाते जाऊँ तुमको कुछ याद ही ना रहे, है ना, आगे पार्ट पीछे सपाट, ऐसा वाला काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, बताना। ऑल डिजायर्स आर डिमांड, इज इट ट्रू और फॉल्स? एक क्वेश्चन, ऑल डिमांड आर डिजायर, बताओ। ये दो क्वेश्चन है आपके सामने, मेरे को बताना है आपको कि आप कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है। पहला क्वेश्चन है ऑल डिजायर्स आर डिमांड, वेदर जो जितनी भी डिजायर होती है सारी डिजायर्स का डिमांड होती है, यस और नो? आई वांट द आंसर, बोलो। जो लोग अगर ट्रू बोल रहे हैं तो वो घंघोर नालायक बच्चे हैं, मतलब हद पार नालायक है वो। पूरे चैप्टर पढ़ने के बाद अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो वापस से चैप्टर पढ़ो, नालायक को गड़बड़ कर रहे हो। ऑल डिजायर्स आर नॉट डिमांड, सारी डिजायर डिमांड नहीं हो सकती है। डिजायर्ड बैक्ड विथ एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे, डिजायर्ड बैक्ड विथ एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे आर ओनली कॉल्ड एज डिमांड। तो सारी की सारी डिजायर तुम्हारी डिमांड नहीं बन सकती, समझ में आ रही बात? एक भिखारी मर्सिडीज की डिमांड कर रहा है तो दैट इज नॉट अ डिमांड, दैट इज अ डिजायर। तो ऑल डिजायर्स आर नॉट डिमांड, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस इज व्हाट? फॉल्स। सो इसका स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? इसका स्टेटमेंट होना चाहिए ऑल डिजायर्स आर नॉट डिमांड, मतलब कुछ हो सकती है कुछ नहीं होंगी। ऑल डिमांड आर डिजायर फर्स्ट या ऑल डिमांड आर डिजायर? हाँ, कोई भी डिमांड को पहले बनने के लिए उसको डिजायर बनना जरूरी है ना, उसके बाद ही वो डिमांड बनेगी ना। तो अगर कोई भी डिमांड हो रही है तो पहले वो डिजायर थी, बाद में वो क्या बनी? डिमांड बनी। सो यस, ऑल डिमांड आर डिजायर फर्स्ट या ऑल डिमांड आर डिजायर। जितनी भी डिमांड बनी है वो डिजायर तो है ही ना, तभी वो क्या बनी? डिमांड बनी, क्योंकि तीनों चीजें होनी चाहिए, डिजायर, एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू पे, विलिंगनेस टू बाय, दैट इज नथिंग बट ये तीनों चीजें अगर साइमल्टेनियसली एक साथ होती है तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं? एज अ होल डिमांड बोल देते हैं। बट ये तीनों चीजें होनी चाहिए एक साथ साइमल्टेनियसली, तभी हम उसको क्या बोलते हैं? डिमांड बोलते हैं, अदरवाइज हम उसको डिमांड नहीं बोलते हैं। So this statement is true, नीचे वाला स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। आर गेटिंग माय पॉइंट? चलो, सो डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू बाय। डिजायर होनी चाहिए मतलब आपकी नीड, नेसेसिटी, इच्छा खरीदने की गुड्स होनी चाहिए। एबिलिटी मतलब आपकी कैपेसिटी, आपकी औकात होनी चाहिए पे करने की। विलिंगनेस टू बाय मतलब आपकी कैपेसिटी भी है ना, औकात है, एबिलिटी है, ठीक है, डिजायर भी है, बट आपकी वो प्रोडक्ट के लिए उतना रुपए पे करने की क्या नहीं है? इच्छा नहीं है। आपको लगता है नहीं भाई इतने रुपए मैं इसके लिए पे नहीं करना चाहता हूँ, दैट मच अमाउंट मैं इस पर्टिकुलर गुड्स पे स्पेंड नहीं कर सकता, ठीक है। तो विलिंगनेस टू स्पेंड ऑन दैट पर्टिकुलर गुड्स नहीं है अगर आपकी, तो भी डिमांड नहीं बनती। ये तीनों चीजें एक साथ होंगी तभी क्या हो सकती है? डिमांड बन सकती है, अदरवाइज डिमांड नहीं बन सकती, ठीक है। तो बेसिक फैक्टर्स हमने देखे थे, बेसिक फैक्टर डिमांड के जो डिपेंड करते हैं वो इन्हीं तीन चीजों पे डिपेंड करते हैं, डिजायर, मींस और रिसोर्सेज टू परचेज द डिजायर्ड कमोडिटी। मींस और रिसोर्सेज टू परचेज द डिजायर्ड कमोडिटी का मतलब क्या हो गया? जो तुमको कोई भी कमोडिटी, डिजायर्ड कमोडिटी है तुम्हारी, उसको खरीदने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज वाली कौन सी? पैसे चाहिए, ठीक है। जो रिसोर्सेज तुमको चाहिए, पैसे चाहिए जो तुमको खरीदने के लिए, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट? मींस और रिसोर्सेज टू परचेज द डिजायर्ड कमोडिटी, ठीक है। एबिलिटी है कि नहीं? So this is also called as unless demand is backed by purchasing power or ability to pay, it does not constitute demand। भैया इसके बिना डिमांड नहीं बन सकती, औकात होना पहले, बाद में बात करना, ऐसा वो बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, ठीक है। विलिंगनेस टू स्पेंड, दैट इज यूज ऑफ दोज मीन्स फॉर दैट परचेज, मतलब तुम्हारे को लगता है कि मैंने इतना रुपए इस पर्टिकुलर चीज पे खर्चा करना चाहिए। देखो पैसा है, विलिंगनेस का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, पैसा है, बट क्या तुम उतना उसके ऊपर खर्चा करना चाहते हो? क्या तुमको लगता है कि इतना इस पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर खर्चा करना वर्थ है? क्या तुमको ये उसके ऊपर कितना खर्चा करना चाहिए? तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? विलिंगनेस टू स्पेंड। मुकेश अंबानी डिजायर्ड भी होंगी, एबिलिटी भी होंगी, बट समटाइम्स उसकी क्या नहीं रहती होंगी? क्या नहीं रहती होंगी? विलिंगनेस नहीं रहती होंगी, तभी वो कोई भी गुड्स नहीं खरीदता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लास्ट एक और पॉइंट इसमें ऐड हो जाता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटी इन सर्टन प्लेस, टाइम और प्राइस।
मतलब ये भी बहुत जरूरी रहता है कि वो पर्टिकुलर कमोडिटी आपकी जो प्राइस है उसमें मिले, आपको जो प्लेस पे रिक्वायर्ड है वो प्लेस पे मिले, जो टाइम पे रिक्वायर्ड है वो टाइम पे मिले। सो उनकी अवेलेबिलिटी उस पर्टिकुलर प्राइस, प्लेस और टाइम पे होना भी बहुत हद तक क्या है, जरूरी है। आई बात समझ में? नेक्स्ट इज रिलेटेड पॉइंट्स। कुछ रिलेटेड पॉइंट दिए हुए हैं, एक्चुअली में मीनिंग दिया हुआ है। क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन गिवन प्राइसेस। हाँ, हमने ये चीज समझे थे, आपको याद होगा तो मैंने यहाँ पे बनाया भी था कि 10 रुपए में मैं इतनी क्वांटिटी डिमांड करूंगा, 20 रुपए में इतनी करूंगा, 30 में इतनी करूंगा, 40 में इतनी करूंगा, 50 में इतनी करूंगे। तो अलग अलग गिवन प्राइसेस में मैं अलग अलग क्वांटिटीज डिमांड क्या करता हूँ। सो एट डिफरेंट प्राइसेस, at different prices, different quantities I can demand. That is called as what? कि quantity demand is also expressed as a given prices. अच्छा, quantity demanded is a flow concept, not a static or single isolated purchase. एक बार परचेस करके छोड़ दोगे उसको क्वांटिटी डिमांड नहीं बोलते हैं। दिस इज अ फ्लो कंसेप्ट। सो हेंस ऑलवेज जो डिमांड एक्सप्रेस करी जाती है वो पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से क्या करी जाती है, एक्सप्रेस करी जाती है। ऐसा नहीं है कि मैंने वन टाइम खरीद लिया तो बस 50 साल बैठ गया, मैं खरीदूंगा ही नहीं, नहीं बस जिंदगी भर के लिए खरीद लिया मैंने, नहीं। सो ऑलवेज क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फ्लो कंसेप्ट, चलते रहता है। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इतने गुड्स हमको लग रहे हैं, एक दिन के लिए, एक महीने के लिए, एक हफ्ते के लिए, एक साल के लिए। सो ऑलवेज क्वांटिटी डिमांडेड इज एक्सप्रेस इन टाइम्स ऑल्सो, पीरियड ऑफ टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। देखो, प्लेस, टाइम और प्राइस ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है डिमांड के। क्लियर? उसके बाद बात आ रही थी हमारी इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड की। मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं, जो लोग बीच में आ जाते होंगे उनको लिए बता दूं, मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं। इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड का मैंने एक सिंपल मतलब बताया था, अ कमोडिटी इज डिमांडेड बाय अ पर्टिकुलर कंज्यूमर। एक सिंगल कंज्यूमर जब एक सिंगल कमोडिटी की डिमांड करता है, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इंडिविजुअल डिमांड। व्हेन वन कमोडिटी की डिमांड ग्रुप ऑफ पर्सन एज अ मार्केट होल करता है, वन कमोडिटी की डिमांड एज अ मार्केट होल करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मार्केट डिमांड। वापस से, इंडिविजुअल कमोडिटी की डिमांड मतलब एक कमोडिटी की डिमांड जब एक कंज्यूमर करता है, एक पर्टिकुलर पर्सन करता है, दैट इज इंडिविजुअल, एक पर्सन की डिमांड। जब वही एक कमोडिटी की डिमांड मार्केट एज अ होल करते हैं तो उसको बोला जाता है मार्केट डिमांड। इफ यू रिमेंबर, ये भी हमने यहाँ पे पढ़ाए थे आपको कि ये देखो, ये इंडिविजुअल डिमांड है, डिमांड बाय एक अकेला सूरज 100 रुपए की प्राइस में 2 क्वांटिटी, 50 की प्राइस में 4 क्वांटिटी, 40 की प्राइस में 5 क्वांटिटी, 30 की प्राइस में 8 क्वांटिटी। इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, डिमांड कर रहा हूँ। ठीक है, तो सूरज, शुभम, चिराग, दर्पण, ये चारों ने मिलकर जब एक ही क्वांटिटी की प्रोडक्ट की डिमांड करी एज अ होल, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एज अ होल, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एमडी, मार्केट डिमांड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो, एक और ध्यान से सुनना बात कि जो मार्केट डिमांड इंडिविजुअल डिमांड होती है ना, इज अ सब सिस्टम ऑफ मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड का एक छोटा सा पार्ट है इंडिविजुअल डिमांड, और इंडिविजुअल डिमांड का अगर आप सम टोटल कर लोगे, हॉरिजेंटल सम टोटल, ये इस तरीके से सम टोटल मतलब ये प्लस ये, एक की डिमांड, 2 की डिमांड, 3 की डिमांड, इसकी डिमांड, ठीक है। तो इस तरीके से जब इनकी टोटल आप कर लोगे एज अ होल, तो इसको सम टोटल को, ऑल इंडिविजुअल डिमांड की सम टोटल को कहा जाता है व्हाट, मार्केट डिमांड। तो पेपर में कई बार ऐसा पूछा जाता है कि एग्रीगेट हॉरिजेंटल एग्रीगेट सम टोटल, हॉरिजेंटल सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड इज मार्केट डिमांड। एग्रीगेट या सम टोटल ऑफ ऑल हॉरिजेंटल इंडिविजुअल डिमांड, दिस इज हॉरिजेंटल। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड, क्योंकि हम इस तरीके से दिखाते हैं इंडिविजुअल डिमांड्स को, 1 की डिमांड, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, इस तरीके से हम अलग अलग सबकी डिमांड क्या करते हैं, दिखाते हैं, और इन सबकी टोटल को हम क्या बोल देते हैं, मार्केट डिमांड बोल देते हैं। क्लियर? अच्छा, डिपिक्शंस। इंडिविजुअल डिमांड जो होता है वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के फॉर्म में होता है और इंडिविजुअल डिमांड कर्व के फॉर्म में। देखो, शेड्यूल और कर्व में क्या फर्क है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी बता रहे थे कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की बात करते हैं जब भी आप जो गिवन प्राइजेस में क्वांटिटी डिमांड रहती है उसको आप अगर जब भी टेबुलर फॉर्म में शो करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, शेड्यूल। और जब आप उसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कर्व। सो सेम अप्लाइज टू मार्केट डिमांड और मार्केट डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड कर्व ऑल्सो। मार्केट डिमांड शेड्यूल का मतलब होता है व्हेन आप मार्केट डिमांड को इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में शो कर रहे हो, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मार्केट डिमांड शेड्यूल। दिस इज नथिंग बट मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, और व्हेनेवर, और इसको इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में बोल दूंगा। ठीक है, तो और व्हेनेवर आप इसको ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट करते हो, ठीक है, ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट करते हो, तो दैट टाइप ऑफ डिमांड इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट टाइप ऑफ थिंग इज कॉल्ड एज व्हाट, मार्केट डिमांड या इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ठीक है, तो खास काम का पॉइंट नहीं था। प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड, क्रॉस डिमांड, इसके ऊपर हमने बहुत डिटेल में बात करे थे। जब हम प्राइस डिमांड की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि प्राइस के ऊपर डिमांड क्या करती है, डिपेंड करती है। सो हायर विल बी दी प्राइसेस, लोअर विल बी दी डिमांड, और लोअर विल बी दी प्राइसेस, हायर विल बी दी डिमांड। इनकम के ऊपर भी डिमांड बहुत हद तक क्या करती है, डिपेंड करती है।
बहुत हद तक डिपेंड करती है। तुम्हारी इनकम ज़्यादा होंगी तो तुम ज़्यादा गुड्स परचेस करोगे, तो हायर विल बी द इनकम, हायर विल बी द डिमांड, लोअर विल बी द इनकम, लोअर विल बी द डिमांड। हाँ, बट इसमें एक बात मैंने आपसे डिस्कस करी थी, जो मैंने पीछे वाले पॉइंट में डिस्कस करी थी, ठीक है, चलो उसको पीछे डिस्कस करेंगे फिर, और क्रॉस डिमांड को भी हम बाद में डिस्कस करते हैं, इसी में डिस्कस करते हैं, मतलब ताकि आपको क्लैरिटी रहे। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। कुछ फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड दिए तो डिटर्मिनेंट्स भी हम उसको बोल सकते हैं, यानी ऐसी चीजें जिन चीजों की वजह से आपकी डिमांड में फर्क पड़ता है, आपकी डिमांड चेंज हो सकती है। मतलब इनमें से कोई भी वेरिएबल में अगर चेंज आता है, इनमें से कोई भी वेरिएबल में अगर चेंज आता है, सो इनमें चेंज आने की वजह से आपकी डिमांड में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। सो बिकॉज ऑफ दिस चेंज, मतलब इन वेरिएबल्स में चेंज आने की वजह से भी आपकी डिमांड में क्या आ सकता है, चेंज आ सकता है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फैक्टर डिटरमाइनिंग डिमांड और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो उसमें फर्स्ट है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर प्राइस में चेंज आ रहा है तो प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में 100% क्या आएगा, चेंज आएगा। प्राइस कम होंगी, डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेंगी, डिमांड कम होंगी। दैट इज इनवर्सली रिलेटेड। यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमको पूरे लॉ ऑफ डिमांड में डिस्कस करना है, याद रखना ये बात, ठीक है। इसलिए पूरा रिवाइज एक बार करा रहा हूं पहले। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, इसको मैंने आपको यहां से पढ़ाया था, खुद ने चार्ट बना के दिया था। सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये दोनों में भी फर्क होता है। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक्सक्यूज मी। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है पेप्सी और कोका कोला, जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट या ऑल्टरनेटिव है, कॉम्पिटिटिव गुड्स है, ठीक है। पेप्सी एंड कोका कोला, टी एंड कॉफी। तो प्राइस और डिमांड, कोका कोला और पेप्सी, समझ में आ रही है बात। तो कोका कोला की प्राइस में चेंज आने की वजह से पेप्सी की डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा, आई एम अगेन रिपीटिंग, कोका कोला की प्राइस में चेंज आने की वजह से पेप्सी की डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट क्रॉस डिमांड। इसको ही क्रॉस डिमांड बोल सकते हैं, इसी को सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड बोल सकते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की डिमांड बोल सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। बट यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि देखो, या तो डायरेक्टली रट्टा मार लो, रट्टा मारोगे तो चांसेस है पेपर में गलती होने के, लेकिन अगर कंसेप्ट समझोगे तो गलती होने के चांसेस नहीं है। तो ऑलवेज अगर आपको जब भी ऐसा निकालना है कि एक कमोडिटी की प्राइस और दूसरे कमोडिटी की डिमांड, इसको क्रॉस डिमांड कहा जाता है, ये याद रखना। एक कमोडिटी की प्राइस और दूसरे कमोडिटी की डिमांड, इसको क्या कहा जाता है, क्रॉस डिमांड कहा जाता है। अगर आपको इस तरीके से निकालना है तो एक चीज अच्छे से याद रखना कि इस तरीके से ये जो बनाया हुआ है मैंने शेड्यूल, इस तरीके से ही हमेशा निकाल के देखना, तो आपको गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ये अगर पेपर में कंफ्यूजन होता है तो इस तरीके से निकाल के देखना, आपको कंफ्यूजन आपका 100% क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। एक सेकेंड, इसको यहाँ पे ठीक है। अब कोका कोला की प्राइस अगर कम हो रही है तो कोका कोला की प्राइस कम होने से कोका कोला की डिमांड क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। कोका कोला की प्राइस कम हुई, कोका कोला की डिमांड बढ़ गई। कोका कोला की प्राइस कम होने से कोका कोला की डिमांड बढ़ गई, लेकिन कोका कोला की डिमांड जब बढ़ी तो उसकी वजह से पेप्सी की प्राइस क्या हो गई, कम हो गई। सो बेसिकली हमको रिलेशन निकालना था कोका कोला की प्राइस और पेप्सी की डिमांड में। सो कोका कोला की प्राइस कम होने से पेप्सी की डिमांड भी क्या हो गई, कम हो गई। देखो, कोका कोला की प्राइस कम होने से पेप्सी की डिमांड बढ़ गई, माय मिस्टेक, कोका कोला की प्राइस कम होने से कोका कोला की डिमांड बढ़ गई। जब तुम कोका कोला पी रहे हो तो तुम क्या नहीं पियोगे, पेप्सी नहीं पियोगे। कोका कोला की प्राइस बढ़ने से कोका कोला की डिमांड कम हो गई, जब तुम कोका कोला नहीं पियोगे तो तुम क्या पियोगे, पेप्सी पियोगे, इसलिए पेप्सी की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। सो बेसिकली देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कोका कोला की प्राइस एंड पेप्सी की डिमांड। सो इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वन कमोडिटी की प्राइस एंड अनदर कमोडिटी की डिमांड, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। एंड इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो कि साथ में यूज होने वाले हैं, ये दुश्मन और ये भाई दोनों साथ में चलेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सो पेट्रोल और कार, पेन और पेपर, ये मैंने एग्जांपल दिया था इसके बारे में। यहाँ पे भी मैंने यही चीज बताया था कि पेट्रोल की प्राइस कम होने से, पेट्रोल की प्राइस कम होने से डिमांड पेट्रोल की क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, और पेट्रोल की डिमांड बढ़ने से कार की डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो पेट्रोल की प्राइस बढ़ी, पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से पेट्रोल की डिमांड कम हो गई, पेट्रोल की डिमांड कम होगी तो फिर कार की भी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। तो बेसिकली इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप ही होता है। सो इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में एक गुड्स की प्राइस और दूसरे गुड्स की डिमांड, इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप ही होता है। याद रख लेना, पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल ऑफ इनकम के ऊपर ही डिपेंड करता है, बट इनकम के केस में थोड़ा सा समझ लो अच्छे से। इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, इनकम के कम होने से डिमांड कम होती है इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। बट इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, अच्छा नॉर्मल गुड्स बोले या सुपीरियर गुड्स बोले एक ही बात है।
डोंट कंफ्यूज इन बिटवीन दैट, सुपीरियर गुड्स बोलो या नॉर्मल गुड्स बोलो, एक ही बात है। तो ऐसा मत समझ लेना कि यहाँ पे सुपीरियर दिया है तो कुछ और टाइप की चीज दी हुई है, ठीक है, नहीं, सुपीरियर गुड्स की भी डिमांड बढ़ेंगी, जैसे नॉर्मल गुड्स बोलते हैं वैसे सुपीरियर गुड्स होते हैं, ठीक है। तो एक ही बात है, इन्फीरियर सुपीरियर बोलने में आसान लगता है इसलिए हमने इस तरीके से बोला, नॉर्मल गुड्स बोलो या सुपीरियर, यहाँ पे दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। सो सुपीरियर गुड्स बोलो या नॉर्मल गुड्स बोलो, तो प्राइस इनकम बढ़ने से डिमांड उसकी ऑटोमेटिकली क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, और डिमांड कम, इनकम कम होने से डिमांड उसकी क्या होंगी, कम होंगी। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, इंफीरियर गुड्स की, जो कंसेप्ट ढूंढ के निकाला था सर रॉबर्ट गिफन ने प्राइस के कंटेक्स्ट में, ठीक है, हम प्राइस के कंटेक्स्ट में भी देखेंगे इसको बाद में, लेकिन इनकम के केस में भी बता देता हूं कि इनकम आपकी अगर बढ़ती है तो उसकी वजह से इंफीरियर गुड्स की डिमांड आप कम कर देते हो, और इनकम अगर आपकी कम होती है तो उसकी वजह से आप इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या कर देते हो, बढ़ा देते हो। कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो इनकम बढ़ने की वजह से आप 5 रुपये वाला किलो वाला गेहूं नहीं खाओगे, आप 15 वाला किलो वाला गेहूं खाना पसंद करोगे, सो आप शिफ्ट हो जाओगे 5 रुपये वाले किलो गेहूं से 15 रुपये किलो वाले गेहूं पे। लेकिन अगर आपकी इनकम कम हो रही है तो इनकम कम होने की वजह से आप क्या कर दोगे, नीचे एक शिफ्ट मार दोगे, आप क्या कर दोगे, नीचे शिफ्ट मार दोगे, आप नॉर्मल वीट से आप सुपीरियर नॉर्मल क्वालिटी वाले गुड्स से आप इंफीरियर क्वालिटी गुड्स पे क्या हो जाओगे, शिफ्ट हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि ये जो गुड्स होते हैं ना बेटा, ये मजबूरी होती है हमारी, ठीक है, कंज्यूम करने की। सो इसीलिए बोला जाता है इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, इनकम और इंफीरियर गुड्स का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। सो इनकम एंड इंफीरियर गुड्स, इनका क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। आर गेटिंग माय पॉइंट। और अगर नॉर्मल की मैं बात करूं, सो इनकम एंड नॉर्मल गुड्स, इनकम और नॉर्मल गुड्स, इनका क्या होता है मेरे राजा, डायरेक्ट, बस खत्म रे, बस 5 मिनट, डायरेक्ट, अरे यार ये क्या हो गया, रिलेशन शिप होता है। तो ये चीज अच्छे से याद रख लेना, कंफ्यूज मत होना इसमें। ओके, टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस की वजह से भी फर्क पड़ता है, वो तो हमने देख चुके थे। पॉपुलेशन के साइज अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा डिमांड, कम पॉपुलेशन कम डिमांड। कंपोजिशन क्या है, मेल फीमेल है, बड़े बूढ़े बच्चे क्या है, उसके ऊपर भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती है। अगर बच्चे ज़्यादा है तो बच्चों की गुड्स की डिमांड ज़्यादा रहेंगी, ठीक है, और बुढ़े ज़्यादा है तो बुढ़ों की गुड्स की डिमांड ज़्यादा रहेंगी। मिडिल एज ग्रुप के लोग ज़्यादा है तो मिडिल एज ग्रुप की डिमांड ज़्यादा रहेंगी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम, अमीर ज़्यादा है तो अमीरों के हिसाब से डिमांड रहेंगी, गरीब ज़्यादा है तो गरीबों के हिसाब से डिमांड ज़्यादा रहेंगी। यानी डिस्ट्रीब्यूशन अगर इनकम का प्रॉपर हो रहा है तो प्रॉपर डिमांड आएंगी मार्केट में। लेकिन अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, अमीरों के पास ज़्यादा पैसा जा रहा है, गरीबों के पास पैसा कम जा रहा है, तो उस केस में फिर दिक्कत ज़्यादा होंगी, उस केस में डिमांड प्रॉपरली नहीं आएंगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो लास्ट हमने अभी यहाँ पे भी देखे थे कि क्लास, ग्रुप, मैरिटल स्टेटस, वेदर कंडीशन पे भी फर्क पड़ता है। एक कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, पेट्रोल की प्राइस कल अगर बढ़ने वाली है तो कल अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ेंगी तो उसकी वजह से आज डिमांड में फर्क पड़ेगा, ठीक है, उस तरीके से। और टाइम, गुड, डिपेंडेंसी मार्केट, ये तो चीज़ें हम देख चुके, आज ही देखिए, तो इसमें रिवाइज क्या कराऊँ, क्लियर। तो यहाँ पे इसका रिविजन भी कंप्लीट होता है। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो यार, अच्छा लगता है हमको, आप लोगों के लाइक शेयर एक कमेंट से बहुत अच्छा लगता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो चीज़ क्या होती है, पहुँचती है। देखो फास्ट नहीं था, आज रिवीजन थी, यही मैं जो रिवीजन टाइप से कराता हूँ वही टाइप होना चाहिए आपको रिवीजन का घर में भी करने समय। पहले पढ़ लो, फिर उसी तरीके से क्या करो, उसको रिवाइज करो, ठीक है। इस तरीके से अगर आप इसको रिवाइज करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हद तक क्या होगा, फ़ायदा होगा। अगर इस तरीके से आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत पेपर में जा सकती है, इसीलिए बेटर है कि इस तरीके से क्या करो, रिवाइज। और रिवाइज करने के लिए आप ये लेक्चर्स को बार बार भी क्या कर सकते हो, देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, सॉरी इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, बाय बाय।